हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनल रिव्यू में। अगर आप भी यूकेपीएससी, लोअर पीसीएस या उत्तराखंड की आगामी परीक्षाओं में अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाली है। आज हम सिर्फ पुराने पेपर्स के एमसीक्यू हल नहीं करेंगे, बल्कि उनका ऐसा एक डिटेल्ड पोस्टमार्टम करेंगे कि एक प्रश्न से आपके 10 नए कॉन्सेप्ट तैयार होंगे। हम उस कॉन्सेप्ट यानी कि हम उस टॉपिक को डिटेल से समझेंगे जो कि एग्जाम में पूछा गया है। यह हमारी एक नई स्पेशल सीरीज की शुरुआत है, जहां हम इसी तरह के पिछले वर्षों के सभी महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट पेपर को गहराई से समझेंगे। तो अगर आप रटने के बजाय समझने में विश्वास रखते हैं तो आप अभी इस सफर से जुड़िए। चलिए शुरू करते हैं आज की ये फाइनल रिव्यू क्लास की। तो दोस्तों, ये होने वाला है यूकेपीसीएस प्री का 2024 का पेपर। इसमें हम 20 क्वेश्चन की बात करेंगे, बाकी हम इसमें पूरा पेपर को सॉल्व करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा वीडियो बड़ी होगी, तो हमने शुरुआत में 20 क्वेश्चन देखे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, सबसे पहले से अंतिम तक। तो इसमें क्या है, संविधान की बात कर रखी है। ठीक, संविधान में 4 यहाँ पे हमें दे रखे टॉपिक, तो उसमें बताना है कि हमें पहले कौन सा दूसरा कौन सा। तो पहला है, मूल कर्तव्य से जोड़े गए आपातकाल की घोषणा की गई, सूचना का अधिकार और 73वां संविधान संशोधन। तो इसमें सबसे पहले क्या हुआ, आपातकाल की घोषणा हुई थी। ठीक, फिर उसके बाद मूल कर्तव्य जोड़े गए और फिर उसके बाद हुआ 73वां संविधान संशोधन और लास्ट में सूचना का अधिकार, जो कि 2005 में। यहाँ पे हमने क्रम भी दे रखा है, करेक्ट आंसर और उसका डेट ऑफ ईयर भी दे रखी है। ठीक, लेकिन अब यहाँ पे 4 हमारे टॉपिक हैं, तो हम चारों को डिटेल में समझेंगे और डिटेल में इसका रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे पहला है मूल कर्तव्य, जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। इसकी हम पहले बात कर लेते हैं, संवैधानिक स्थिति और प्रकृति। तो संविधान के भाग 5 में नहीं, संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद 51A के अंतर्गत संविधान के मूल कर्तव्यों यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज को यहाँ पे जोड़ा गया है। अब यहाँ पे 51A लग गया ना जहाँ पर से, तो ये किसी ना किसी संवैधानिक संशोधन से ये जुड़ा हुआ होगा। ठीक, तो हम बात करेंगे उसकी भी। पहले हम देख लेते हैं इसका जो प्रकृति है वो क्या है। तत्कालीन जो सोवियत संघ था, एसएसआर, यूएसएसआर, जो कि आज के दिन में रूस हो गया है। ठीक है, तो इससे इसके संविधान से प्रेरित थे, यहां से हमने लिए हैं। तो क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि कोई भी चीज संविधान में होगी तो वो कहां से ली होगी, तो कुछ देश से ली होगी। ठीक है, तो ये ली है सोवियत संघ यानी कि रूस से। बात करेंगे, ये गैर न्यायोचित है यानी कि नॉन जस्टिसेबल है और सीधे न्यायालय द्वारा यहाँ पे दंडनीय नहीं है। ठीक, अब बात करेंगे यहाँ पे इसके कालानुक्रम की यानी कि टाइमलाइन की। तो पहले 1976 की बात कर लेते हैं। तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा ये जोड़े गए। मैंने बोला था ना, जहां पर भी 51 या 49 मतलब कुछ भी एग्जैक्टली जो नंबर होता है अनुच्छेदों का, अनुच्छेद के पीछे क ख ग हिंदी में या ABCD ये जुड़ गए हैं, तो ये समझ लो कि उस संविधान संशोधन को के द्वारा ही उसको जोड़ा गया है। बात करेंगे इसमें 1999 में क्या हुआ। तो वर्मा समिति ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम जैसे कर्तव्यों को कानूनी रूप से लागू करने की पहचान यहाँ पे की थी। और 2002 में 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वां कर्तव्य जोड़ा गया, जो कि शिक्षा का अधिकार यहाँ पे है, शिक्षा का अवसर। तो ये तो था दोस्तों मूल कर्तव्य। अब हम बात करेंगे, दूसरा टॉपिक था वो था राष्ट्रीय आपातकाल। तो इसकी हम पहले बात कर लेते हैं। ये है अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल। यहाँ पे 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी, और एक होता है वित्तीय आपात। ठीक, और एक होता है क्या बोलते हैं, तीसरा जो होता है वो होता है जो राष्ट्रपति शासन। ठीक है, राष्ट्रपति शासन। ठीक, 3 चीजें होती हैं संविधान में। तो हमें ज्यादा नहीं करना है, हमें बस राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो अनुच्छेद 352 के तहत ये राष्ट्रपति आपातकाल लगता है। अब राष्ट्रीय आपात, ठीक, राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपति दूसरा है। तो ये क्यों लगता है, इसके 3 रीजन है। युद्ध होता है तब लगता है, बाह्य आक्रमण होता है तब लगता है, और सशस्त्र विद्रोह होता है तब लगता है। ठीक, और इसकी जो प्रथम उद्घोषणा की थी वो की थी 26 अक्टूबर 1962 को चीन के आक्रमण के समय। अब चीन के द्वारा आक्रमण किया गया तो ये क्या हो गया, युद्ध की स्थिति हो गई। बात करेंगे अनुमोदन की प्रक्रिया, ये यानी कि अनुमोदन कैसे किया जाता है राष्ट्रीय आपात। ऐसे नहीं कि आज बोला कल को लगा दिया, ऐसा नहीं। ये 1 महीने के भीतर संसद के विशेष बहुमत से पारित होना यहाँ पे अनिवार्य है, तभी यहाँ पे आपातकाल लगेगा। मूल अधिकारों पर प्रभाव क्या पड़ता है इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहाँ पे क्वेश्चन अब सीधे तरीके से नहीं आता है, तो घुमा फिरा के पूछा जाता है क्वेश्चन को। तो यहाँ पे देखेंगे राष्ट्रीय आपात लगने के कारण मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अनुच्छेद 19 जो कि वाक एवं अभिव्यक्ति की आजादी होती है यानी कि बोलने की जो स्वतंत्रता होती है वो निलंबित हो जाती है, परंतु अनुच्छेद 20 और 21 जो ये होते हैं ये किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं होते। तो आपको याद रखना है, अनुच्छेद 20 और 21 राष्ट्रीय आपात लग जाए, कोई सी भी इमरजेंसी हो जाए, ये निलंबित नहीं होंगे, यानी कि ये बने रहेंगे, बाकी हो जाते हैं। बात करेंगे इसमें संसदीय कार्यकाल की। तो इस टाइम पे क्या होता है, जब आपातकाल लग जाता है तो यहाँ पे संसदीय कार्यकाल जो होता है वो एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, मान लो 14 साल लग रहा है संसदीय कार्यकाल को, और उसके बाद जब राष्ट्र आपातकाल लग गया तो वो 4 साल 5 साल के बाद 1 साल का बढ़ सकता है।
बात करेंगे न्यायिक समीक्षा की, तो मिनर्वा मिल्स मामले 1980 के अनुसार इसको चुनौती दी जा सकती है। तो ये था दूसरा टॉपिक राष्ट्रीय आपात का। अब हम बात करेंगे 73वां संविधान संशोधन, जो कि पंचायती राज से रिलेटेड है सीधे। ये तीसरा टॉपिक है क्वेश्चन का, जिसमें हम बात करेंगे भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की नींव यहाँ पे रखी गई थी इस संविधान संशोधन के कारण, जिसमें हम पंचायती राज की बात करते हैं। क्रियान्वयन की बात करें तो 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ था, जिस दिन 24 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस भी मनाते हैं। संवैधानिक परिवर्तन की बात करें तो भाग 9 आई एक्स है ना, आई एक्स यानी कि 9 में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी, याद कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और पंचायतों के लिए 29 विषय यहाँ पे निर्धारित किए गए, फिक्स किए गए। आरक्षण का प्रावधान की बात करें तो महिलाओं के लिए न्यूनतम 33% आरक्षण और SC ST के लिए जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण यहाँ पे दिया जाता है। और संस्थागत गठन की बात करें तो निष्पक्ष चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग और वित्तीय समीक्षा के लिए हर 5 साल में राज्य वित्त आयोग का यहाँ पे प्रावधान भी किया गया है। और ये 3 स्तर पर चलती है, जिसमें ग्राम पंचायत पे, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद यहाँ पे कार्य करती है। बात करेंगे इसमें चौथा टॉपिक था इस क्वेश्चन का, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 RTI एक्ट, जिसमें हम बात करें तो ये पारदर्शिता और नागरिक सशक्तिकरण का शक्तिशाली अस्त्र है। इसी क्रम में देखें इसका आवेदन कैसे करते हैं, तो लोकतंत्र के वास्तविक मालिक जो कि जनता है उसको सशक्त बनाना इसका उद्देश्य है। और 12 अक्टूबर 2005 को यह पूर्णतः लागू हो गया था। समय सीमा की बात करें तो 30 दिन के अंदर अंदर जीवन या स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में 24 घंटे के भीतर यहाँ पे जवाब देना होता है। हम कहीं आरटीआई लगाते हैं, तो समझ में आ गया ना। अपीलीय प्रक्रिया की बात करें तो प्रथम अपीलीय अधिकारी होता है राज्य या केंद्रीय सूचना आयोग, ठीक। और दंड का प्रावधान क्या है, अगर गलत जानकारी या अस्वीकृत करने पर 250 प्रतिदिन अधिकतम 25,000 का जुर्माना यहाँ पे लगाया जा सकता है। और अपवाद की बात करें तो यहाँ पे धारा 8 है, ये देश की सुरक्षा, संप्रभुता और खुफिया संगठन इसके दायरे के बाहर ये है। कहने का मतलब यह है आरटीआई एक्ट लगा के आप कोई भी जानकारी पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसी जानकारी जो कि देश की सुरक्षा, संप्रभुता और खुफिया संगठन जैसे कि रॉ, ठीक है, और IB इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, तो ये जो चीजें हैं इनके बारे में आप नहीं पूछ सकते। और अगर आप पूछेंगे तो उसका जवाब आपको नहीं मिलेगा। ये कौन सुनिश्चित करता है कि इनके बारे में नहीं पूछ सकते, ये धारा 8 इसकी सुनिश्चित करती है। ओके, तो अब बात करेंगे हम दूसरा क्वेश्चन, जो कि है समान सिविल संहिता का उल्लेख अनुच्छेद 44 के अंतर्गत है। और दूसरा है उत्तराखंड समान सिविल संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए थे हमें, 2 कथन दिए थे जो कि बताना है कि सही कूट चुनना है इनमें से। तो यहाँ पे पहला केवल सही, दूसरा केवल 2 सही, दोनों सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब बात करेंगे यहाँ पे, देखो अनुच्छेद 44 की बात हुई है और उत्तराखंड में सिविल संहिता की बात हुई है, तो हम दोनों को डिटेल से देखेंगे। तो पहला हम देखेंगे इसमें समान नागरिक संहिता की, जो कि इसका आधार क्या है, संवैधानिक और कानूनी गहराई की रूपरेखा यहाँ पे देखते हैं। पहला है संवैधानिक आधार, तो DPSP में ये छुपा हुआ है, जो कि नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 44 में ये वर्णित है। यानी कि अब देखो यूसीसी याद कैसे करेंगे, अनुच्छेद 44 में है, मैंने ट्रिक बना रखी है खुद से ही। तो यहाँ पे यूसीसी में CC 2 छुपे ना, और CC का क्रम कितना होता है, 3 और 3। रीजनिंग का है क्वेश्चन, वैसे सी का जो वैल्यू होती है, प्लेस वैल्यू 3 होती है। अब प्लेस वैल्यू 3 है, लेकिन सी के बाद क्या आता है, डी आता है, यानी कि 3 के बाद क्या आता है, 4 आता है। तो 4 और 4 अनुच्छेद 44, ठीक। यूसीसी को ऐसे याद कर लेना कि अनुच्छेद कितने में है, 44 में है। और अनुच्छेद 44 किसमें आता है, DPSP में आता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अधीन आता है। बात करेंगे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, यानी कि एनफोर्सेबल नहीं है। कह नहीं सकते कि न्यायालय द्वारा ये मतलब कि जबरदस्ती ये लगाया जाए, यानी कि एनफोर्स किया जाए, ठीक है, ये एनफोर्सेबल नहीं है, कुल मिला के इतना है। और अंबेडकर द्वारा इसे स्वैच्छिक श्रेणी में रखा गया है। अब एनफोर्सेबल नहीं है तो स्वैच्छिक है, आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, आपकी मर्जी है। नहीं करना है तो मत करिए, करना है तो करिए, ठीक है, लेकिन करना चाहिए क्योंकि ये नीति निर्देशक तत्व है, अच्छी चीजें हैं। बात करेंगे इसमें उद्देश्य और न्यायपालिका की, हम बात करें तो धर्म या लिंग की परवाह किए बिना एक समान कानून यहाँ पे सभी के लिए है। ये किसके लिए है, ये यूसीसी के नियम, उद्देश्य और न्यायपालिका। अब बात करेंगे, अगला पॉइंट है साहबानो 1985 का केस और सलाह मुदगल 1955 में लागू करने का यहाँ पे सुझाव दिया था इन्होंने। लैंगिक भेदभाव की समाप्ति और अखंडता को यहाँ पे बढ़ावा मिलता है। अब ये तो होगी बात यूसीसी की। अब बात करेंगे इसमें उत्तराखंड में यूसीसी का ऐतिहासिक मॉडल की, तो स्वतंत्रता के बाद भारत का पहला राज्य बना है, इंपोर्टेंट हो जाता है यहीं पर से, ठीक है, पहला राज्य बना। 7 फरवरी 2024 को विधेयक पारित हुआ और समवर्ती सूची के तहत शक्ति का उपयोग यहाँ पे किया गया। इसमें बात कर लेंगे इंपोर्टेंट जो यहाँ पे यूसीसी के अंदर जो प्रावधान है उनकी। तो इसमें पहला प्रावधान है विवाह और तलाक। विवाह का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो गया है, और बहुविवाह यानी कि पॉलीगैमी पे यहाँ पे पॉलीगैमी, शायद बहुविवाह को पॉलीगैमी खेलते हैं, चलो ठीक है, जो भी बहुविवाह पर यहाँ पे पूर्ण रोक लग गई है।
इद्दत और हलाला जैसी प्रथाएं अब अपराध घोषित कर दिया गया है इसके अकॉर्डिंग। दूसरा टॉपिक है लिव इन रिलेशनशिप। अब बात करेंगे 1 महीने से अधिक रहने वाले अनिवार्य यहाँ पे पंजीकरण। कहने का मतलब है अगर आप लिव इन में रह रहे हैं, 1 साल रह रहे हैं, ठीक, 1 साल रह रहे हैं, तो आपको 1 महीने से ज्यादा हो गया है तो उस पे आपको रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। बच्चों को वैध संपत्ति का अधिकार भी यहाँ पे दिया जाता है। कहने का मतलब है अब जैसे मान लो लिव इन पे रह रहा है कोई, मतलब कि बिना शादी किए रह रहा है और उसके बाद उनका कोई प्रेगनेंसी हो जाती है, बच्चा हो जाता है, तो उस बच्चे को भी यहाँ पे वैध संपत्ति अधिकार यहाँ पे मिलेगा। कहने का मतलब है वो भी क्या है, लड़के की संपत्ति पर यहाँ पे वैलिड रूप से अधिकार जता सकता है अपना। तीसरा है उत्तराधिकारी। अब यहाँ पे होता क्या था, पैतृक संपत्ति में बेटे और बेटी को समान अधिकार। पहले क्या होता था, आज से पहले, इस यूसीसी से लागू करने से पहले, जब लड़की होती थी, लड़की की शादी हो जाती थी, दूसरे घर पे चली जाती थी, तो वो जो उसका पुराना घर था यानी कि अपने माँ बाप वाला घर, तो उसमें उसको कोई कानूनी अधिकार नहीं था कि उसकी संपत्ति पर, ठीक है, जो पिता की संपत्ति थी उसमें केवल लड़के का अधिकार होता था, लड़की का कोई ऐसा कानूनी अधिकार नहीं था। लेकिन यूसीसी लागू करने के बाद क्या हो गया है, जितना अधिकार बेटे का है उतना ही अधिकार बेटी को भी मिलेगा, यानी कि समान अधिकार की यहाँ पे बात हो गई है। विवाहिता और अविवाहिता में भी समानता ये है, कहने का मतलब वही है। चौथा है जनजातियों को छूट। यहाँ पे सांस्कृतिक पहचान की रक्षा के लिए अनुसूचित जनजातियों को इस कानून से यहाँ पे बाहर रखा गया है। तो ये इंपोर्टेंट फैक्ट है, ये पेपर में पूछा जाएगा, 100% गारंटी है कि यहाँ पे यूसीसी के कौन सा ऐसा जनजाति है जिसको इस प्रावधान से यानी कि यूसीसी से बाहर किया गया है, तो वो है एसटी, अनुसूचित जनजाति। ओके, अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तीसरा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। अब सही सुमेलित नहीं है ये देखें, अब यहाँ पे दे रखा है संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन, मौलिक अधिकार यूएसए, मौलिक कर्तव्य संघ, नीति निर्देशक तत्व है दक्षिण अफ्रीका। कहने का मतलब है कि ये जो व्यवस्थाएं हैं, ये जो अधिकार है, ये जो कर्तव्य है, ये जो नीति निर्देशक तत्व है, ये कौन से देश से लिया गया है, ये मैच करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व ये क्या है, दक्षिण अफ्रीका, ये गलत हो गया क्योंकि ये लिए हैं आयरलैंड से। ओके, तो हम बात कर लेंगे कौन सी चीज कहां से लिए डिटेल में, हमें क्योंकि एक्सप्लेनेशन करके डिटेल में सीधा समझना है। ऐसा नहीं कि हवा में एक क्वेश्चन बताया उसका आंसर बताया नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा नहीं करना है, ठीक है, हमें डिटेल में एनालिसिस करना है ताकि हम एक बार क्वेश्चन पढ़ें और उसके इर्द गिर्द जितने भी क्वेश्चन या जितने भी क्वेश्चन बनने की संभावना हो वो हम एक ही क्लास में निपटा दें, हमें दूसरी जरूरत ही ना पड़े देखने की। ओके, तो बात करेंगे, सातवां टॉपिक हमने देखा है संविधान के प्रमुख स्रोत, जिसमें हम बात करते हैं सबसे पहले ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या क्या लिया है। तो यहाँ पे संसदीय लोकतंत्र की नींव यहाँ पे रखी हमने ब्रिटेन से, जिसमें संसदीय शासन और मंत्रिमंडल, जिसमें कार्यपालिका का विधायिका के प्रति जवाबदेह होना, ये हमें कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। और विधि का शासन यानी कि रूल ऑफ लॉ, कानून के समक्ष सभी की समानता, ये भी ब्रिटेन से लिया है। और नागरिकता, जो पूरे देश के लिए एकल नागरिकता है और विधायी प्रक्रिया है, दोनों चीजें हमने ब्रिटेन से ली है। तो कहने का मतलब क्या है, देखो एक ही वीडियो में आपको सब मिलेगा तो आपको बने रहना है बस इसमें। तो ठीक है, हमने पता चल गया हमें ब्रिटेन से हमने क्या क्या ले रखा है। उसी क्रम में हम देखते हैं जो सबसे बड़ा जो स्रोत है, भारत शासन अधिनियम 1935, जो कि ये जो संविधान है उसका 70% हिस्सा हमने कहां से लिया है, वो लिया है भारत शासन अधिनियम से 1935 के। अब इसमें देखें क्या क्या चीजें, संघीय योजनाएं जैसे कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, और न्यायपालिका व प्रशासन, एकीकृत न्यायपालिका होगी, राज्यपाल का पद होगा, लोक सेवा आयोग होगा, आपातकालीन होंगे प्रावधान होंगे, ये सारी चीजें हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए हैं। इसी क्रम में देखेंगे अमेरिका, आयरलैंड और सोवियत संघ से क्या क्या लिया है। तो यहाँ पे हम पहले बात कर लेते हैं आयरलैंड से क्या क्या लिया है। तो आयरलैंड से हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएस पे लिया है, और राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति ली है, और राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, यानी कि जो वो होते हैं, मतलब कि ऐसे ही चुन लेते हैं, जैसे कि विशिष्ट कार्य में, जैसे कि कोई खेल में अच्छा है, कोई गाने में अच्छा है, कोई सॉन्ग में अच्छा है, कोई लिरिक्स, मतलब कि ऐसे राइटिंग में अच्छा है, तो उनको 12 सदस्यों को ऐसे मनोनीत किया जाता है। तो वो कहाँ से लिया है, वो भी आयरलैंड से लिया है। इसी क्रम में देखें संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है। तो यहाँ पे हमने लिया है मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली है, न्यायिक पुनर्विलोकन लिया है, और राष्ट्रपति महाभियोग की यहाँ पे जो प्रावधान है उनको हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। अगला है टॉपिक यहाँ पे सोवियत संघ यानी कि रूस से हमने क्या क्या लिया। तो रूस से हमने नागरिकों के मूल कर्तव्य लिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मूल कर्तव्य पूछ लेता है एग्जाम में। प्रस्तावना में न्यायिक, सामाजिक और आर्थिक जो 3 वर्ड है, ये भी वहां से आदर्श से है, हमने रूस से ही लिए हैं। तो ये हमने ले रखे हैं, हमने डिटेल में देख लिया। अब हम बात करेंगे तीसरा भाग, इसमें फ्रांस से हमने क्या ले रखा है। फ्रांस से हमने स्वतंत्रता, समानता, समता और बंधुत्व के आदर्श जैसे कि गणतांत्रिक ढांचा, ये हमने फ्रांस से लिया है। जर्मनी से हमने क्या लिया है, आपातकाल के दौरान जो मूल अधिकारों का निलंबन होता है वो हमने जर्मनी से ही ले रखे हैं। और दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया होती है, जो कि अनुच्छेद 368 यानी कि 368 के अकॉर्डिंग होती है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये ले रखा है हमने दक्षिण अफ्रीका से। और राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है, इलेक्शन, वो भी हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है।
फ्रांस की बात हमने कर ली है। ऑस्ट्रेलिया की बात हम करें तो ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ले रखी है हमने ऑस्ट्रेलिया से। व्यापार की स्वतंत्रता संसद की संयुक्त बैठक जो कि 108वें अनुच्छेद के द्वारा होती है, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। और जापान की बात करें तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, अनुच्छेद जो 21 के अंदर है, वो भी हमने कहां से लिया है? जापान से लिया है। तो ये हो गए दोस्तों हमारे संविधान के प्रमुख स्रोत, हमने कहां कहां से क्या चीजें ले रखी है। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, जो कि है सूची में संशोधन को सूची प्रावधान से सुमेलित करने के लिए। अच्छा, सूची 1 से सूची 2 को प्रावधान, अच्छा सूची तो बनी नहीं यहाँ पे, ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पे हम इसको करेक्शन कर लेंगे पीडीएफ में। हम बात कर लेंगे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन सीधे सीधे। यहाँ पे संशोधन की प्रक्रिया है जो कुल मिला के 61वां संविधान संशोधन, यहाँ पे प्रथम 21वां 52वां और 61वां, यहाँ पे कुल मिला के इस क्वेश्चन का जो एनालिसिस है हम वो करेंगे संविधान संशोधन की प्रक्रिया से रिलेटेड। तो हम बात कर लेंगे सीधे सीधे एक्सप्लेनेशन की। जो संशोधन की प्रक्रिया है वो है अनुच्छेद 368 के अंदर, और भाग जो है वो है 20, ठीक। तो 20 भाग में अनुच्छेद 368 है, उसके द्वारा हम संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे प्रस्तुतिकरण की। तो विधेयक केवल संसद, लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है, राज्य की विधानसभा में पेश नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब है अगर हम कोई बिल संसद संविधान के संशोधन के लिए लेके आ रहे हैं तो वो केवल संसद में, जो कि लोकसभा और राज्यसभा में कहीं भी पेश किया जा सकता है। दूसरा है पारित होना। ये पारित होता कैसे है? तो यहाँ पे दो प्रकार के बहुमत ये होते हैं। पहला है प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत, कुल बहुमत उपस्थित होते जो, कुल बहुमत जो होता है, और उसके बाद उपस्थित और मतदान का 2/3, यानी कि जो विशेष बहुमत होता है उसके साथ साथ मतदान का 2/3 भी अनिवार्य यहाँ पे है। बात करेंगे इसी क्रम में राज्यों की सहमति। यहाँ पे इस संघीय ढांचे से जुड़े संशोधन। अच्छा, तो नौ, आप देखो यहाँ पे दो प्रकार के बहुमत होते हैं, ठीक है। एक होता है नॉर्मल बहुमत, जो कि सीधे सीधे जितने भी सदस्य उपस्थित है, जैसे 100 सदस्य उपस्थित है, उसका 51% यहाँ पे हो गया, ठीक। ये हो गया विशेष बहुमत, नॉर्मल बहुमत। एक होता है विशेष बहुमत, जो कि वो यहाँ पे मतदान का 2/3 होता है, और एक होता है विशेष बहुमत प्लस राज्यों की सहमति। अब जैसे कोई सभी ऐसा संशोधन लेके आ रहे हैं जिसमें संघीय ढांचे, जो कि संविधान के संघीय ढांचे से जुड़ा हुआ हो, तो उसमें क्या होता है, आधे राज्यों की विधानसभाओं का साधारण बहुमत भी यहाँ पे आवश्यक हो जाता है, ओके। और बात करेंगे यहाँ पे राष्ट्रपति की सहमति। तो 24वें संविधान संशोधन 1971 के अनुसार राष्ट्रपति संशोधन विधेयक पर सहमति देने के लिए यहाँ पे बाध्य है, यानी कि राष्ट्रपति यहाँ पे संशोधन में सहमति देना ही देना है, ओके। अगली हम बात करेंगे कुछ ऐसे इंपोर्टेंट संविधान संशोधन है जिसकी हम बात भी कर लेते हैं। आप डिटेल में देख रहे हैं तो हर चीज देखेंगे ना, ऐसा तो नहीं है कि छोड़ देंगे कुछ भी चीज। तो हम बात कर लेते हैं 1976 में क्या क्या संशोधन हुए। तो यहाँ पे 45वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। इसको लघु संविधान कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस संविधान संशोधन में इतने संशोधन हुए हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है, मतलब कि बहुत ज्यादा संशोधन हुए हैं इस संविधान संशोधन में, जिसमें से कुछ मूल है, जिसमें प्रस्तावना में जो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता है ऐसे शब्द जोड़े गए थे। दूसरा भाग 4 है इसका ए, वो भी जोड़ा गया, जिसमें 10 मूल कर्तव्य यहाँ पे निर्धारित किए गए हैं। दूसरा संशोधन है 44वां संविधान संशोधन 1978। इसमें विसंगति जो थी संविधान में उनमें सुधार किया गया, जैसे कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300A यानी कि कानूनी अधिकार बना दिया गया। आपातकाल के आधार में आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह पर जोड़ा गया, और सुनिश्चित किया गया कि अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल में निलंबित नहीं किए जाएंगे। अगला है टॉपिक, अगला संशोधन है 73वां और 74वां संविधान संशोधन, जो कि 1992 में हुआ था। यहाँ पे पंचायती राज संस्थाओं जैसे कि 11वीं अनुसूची और नगर पालिका जैसे कि 12वीं अनुसूची, इनको संवैधानिक दर्जा मिला था। 2002 86वां संविधान संशोधन 2002 की बात करें तो यहाँ पे अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मूल अधिकार यहाँ पे बनाया गया, और 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया इसको ही, ठीक है, मूल शिक्षा के अधिकार को या शिक्षा के अवसर को। अगला संविधान संशोधन जो है 101वां संविधान संशोधन है, जो कि अप्रत्यक्ष करों को समाप्त कर एक राष्ट्र एक कर के तहत जीएसटी लागू किया गया। केंद्र राज्य भागीदारी वाली जीएसटी परिषद का गठन भी किया गया। और अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, 5वां क्वेश्चन सूची को, ये भी वही है, जनजातीय सलाहकार परिषद, राज्य आवंटन, भाषा और प्रावधान। अब देखो ना, ये कोई माइंड मत करो, ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, मुश्किल से 1% चांस होते हैं कोई भी क्वेश्चन रिपीट होने के, लेकिन हम जो उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे ना, हमारा वो इंपॉर्टेंट है। तो एक्सप्लेनेशन में हम बात करेंगे जनजातीय प्रशासन की। तो हम बात करेंगे इसके संरचना की। तो संविधान के अनुसूची 5वीं और 6ठी अनुसूची के अंतर्गत ये विशेष प्रावधान है जनजातियों का, जिसमें हम बात करें 5वीं अनुसूची का, तो अनुच्छेद 244(1) के तहत इसका जो क्षेत्र होता है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 राज्य हैं। इन राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र है, अन्य राज्यों के अनुसूचित कहने को लगेगा इन राज्यों में ही क्या है ये क्षेत्र है। बात करते हैं संरचना की। तो जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन अधिकतम 20 सदस्य यहाँ पे हो सकते हैं।
कार्य की बात करें तो जनजातियों के कल्याण पर राज्यपाल को सलाह देना, 3/4 सदस्य एसटी प्रतिनिधि होना यहाँ पे अनिवार्य है। छठी अनुसूची की बात करें तो अनुच्छेद 244 दो और 275 एक के अकॉर्डिंग जो क्षेत्र है पूर्वोत्तर क्षेत्र 4 राज्य हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसके अंतर्गत ये और संरचना यहाँ पे स्वायत्त जिला परिषद का गठन और अधिकतम 30 सदस्य, इसमें 20 सदस्य, इसमें 30 सदस्य होते हैं। शक्तियों की बात करें तो कानूनी, भूमि व वन न्याय जो कि ग्राम न्यायालय की शक्तियां एक लघु राज्य की तरह यहाँ पे कार्य करती है। अगला यहाँ पे है दूसरा टॉपिक भी था राज्यसभा की हम बात करेंगे, जिसमें संघीय ढांचे और स्थायी विशेषज्ञ सदन की हम बात करें तो उपराष्ट्रपति यहाँ पे पद सभापति होता है किसका, राज्यसभा का, और 245 सदस्य यहाँ पे होते हैं जो कि कभी भंग नहीं होते हैं। हर 2 साल में कुछ सदस्य यहाँ पे रिटायर होते रहते हैं। संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो अनुच्छेद 80 के अंतर्गत ये राज्यसभा का गठन होता है। कार्यकाल इसका 6 वर्ष होता है। सेवानिवृत्त कब होते हैं, 2 साल में होते हैं। 1/3 सदस्य यहाँ पे सेवानिवृत्त होते हैं और नए सदस्य जुड़ते रहते हैं, तो इसलिए कभी भंग नहीं होती है। विशेष शक्तियों की बात करें तो अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को देना है, और अनुच्छेद 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवाओं को बनाने का अधिकार भी यहाँ पे मिलता है। इसमें सदस्य की बात करें तो 245 में से 238 सदस्य तो विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित होते हैं, और 12 सदस्य क्या होते हैं, कला, साहित्य आदि के क्षेत्र में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत यहाँ पे किए जाते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं। और इसी क्रम में इस क्वेश्चन में छुपा हुआ था एकीकृत न्यायपालिका, तो हम इसकी भी बात कर लेंगे। संविधान के रक्षक है और मौलिक अधिकारों की ये प्रहरी मानी जाती है। बात करेंगे न्यायिक स्वतंत्रता की तो न्यायाधीशों की नियुक्ति कोलेजियम प्रणाली और निश्चित कार्यकाल और वेतन संचित निधि पर भारी यहाँ पे होता है। अनुच्छेद की बात कर लेते हैं तो अनुच्छेद 124 से 147 तक न्यायपालिका के विभिन्न कार्यों, विभिन्न गठन, सब चीजों की बात यहाँ पे करते हैं। और अभिलेख न्यायालय की बात करें तो कोड ऑफ रिकॉर्ड्स कहा जाता है न्यायालय को, उच्च न्यायालय को, और मूल अपीलीय और परामर्शदात्री शक्तियां यहाँ पे होती हैं। इसी क्रम में देख लेंगे न्यायिक समीक्षा की तो असंवैधानिक कानूनों को शून्य घोषित करने की परम शक्ति यहाँ पे न्यायिक समीक्षा के अकॉर्डिंग मिली हुई है। अब ये न्यायिक समीक्षा कहाँ से मिली हुई है आप सभी को पता है, अभी मैंने बता रखा है। यहाँ पे बात कर लेंगे सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर होता है जो दिल्ली में है, उसमें उच्च न्यायालय होता है हाईकोर्ट, जिसमें वर्तमान अनुच्छेद 214 के तहत वर्तमान में 25 न्यायालय हैं, और अनुच्छेद 226 के तहत रिट यहाँ पे जारी करने की व्यापक शक्ति भी है। अधीनस्थ न्यायालय जो होते हैं जिला स्तर पर नागरिक और आधिकारिक मामलों की सुनवाई यहाँ पे करते हैं। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया 1934 जो बुक है वो किसने लिखी, तो ये लिखी है एम विश्वेश्वरैया ने। अब इंपोर्टेंट बुक है तो यहाँ पे इंपोर्टेंट बुक है, देखो इनको मैं बोलूंगा फिर आप सुनोगे तो ये तो कोई बात नहीं हुई ना। इससे अच्छा है कि आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल से, लिंक क्या है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो ये वहां से आप देख सकते हैं और इसमें ऐड भी कर सकते हैं। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित आरबीआई के गवर्नर को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो यहाँ पे 1 4 2 3, पहले में भट्टाचार्य, फिर उसके बाद सेन गुप्ता, फिर उसके बाद रंगराजन और चौथे हैं जालन। तो यहाँ पे हमने बात कर रखी है आरबीआई की, तो आरबीआई की हम देख लेते हैं मुख्य प्रावधान और कार्य की हम बात कर लेंगे। स्थापना और इतिहास की बात करें तो हिल्टन यंग कमीशन 1926 की सिफारिशों के आधार पर 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी, और 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण हुआ था पूर्णतः सहकारी बैंक, और मुख्यालय इसका 1937 से स्थायी रूप से मुंबई में स्थापित है। बैंक, अच्छा ये पता नहीं क्या मिसप्रिंट हो गया, इसी में बात कर लेंगे। ये संग्राहक और नियामक की बात करें तो विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व का प्रबंधन और वित्तीय प्रणाली जो कि एनबीएफसी का पर्यवेक्षण करता है। सरकार का बैंकर यानी कि केंद्र और राज्य सरकारों के लेन देन का प्रबंधन भी होता है। मौद्रिक नीति का निर्धारण करता है, बैंक नोट जारी करता है, बैंकों का बैंक भी कहलाता है। अब हम बात करें आरबीआई के प्रमुख गवर्नर, तो यहाँ पे हमने डिटेल में लिख दिया है कौन कब कहाँ से कैसे है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न एसडीजी को उनके विषय से सम्मिलित करना है, तो एसडीजी 6, एसडीजी 13, एसडीजी 10 और एसडीजी 16 ये क्या है, तो हम पहले बात करें। ये क्वेश्चन अभी पूरा नहीं है, 4 और यहाँ पे होते तो यहाँ पे ऐसे होता, लेकिन कोई बात नहीं, हमें क्वेश्चन से फर्क नहीं पड़ता, हमें बस क्वेश्चन का हमें टाइप पता होना चाहिए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हम बाकी उसका एक्सप्लेनेशन तो हम कर ही रहे हैं। तो यहाँ पे सतत विकास लक्ष्य की हम बात करें तो पृष्ठभूमि की हम पहले देख लेते हैं। इसकी घोषणा हुई थी 2015 सितंबर में, संयुक्त राष्ट्र सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा 193 देशों द्वारा स्वीकृत किया गया था। अवधि 1 जनवरी 2016 से ये लागू हुआ है और 2030 तक यहाँ पे लक्ष्य इनके प्राप्त करने का है। उद्देश्य क्या है इस एसडीजी का, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का तो उद्देश्य है गरीबी मिटाना, पर्यावरण रक्षा और शांति और समृद्धि यहाँ पे है। और इस संस्था में कुल 17 मुख्य लक्ष्य हैं जो कि एसडीजी गोल से कहते हैं ना, तो ये टोटल कितने हैं, 17 है, हमेशा याद रखना 17, तो ये चेंज होंगे नहीं, तो ये याद रख लेना कि कितने हैं। और 169 उप लक्ष्य भी यहाँ पे हैं, तो ठीक है देख लेते हैं हम 17 लक्ष्य क्या क्या है। पहला है इसमें गरीबी, शून्य गरीबी, अत्यधिक गरीब में जीवन यापन करने वालों को मदद मिलेगी, ठीक है चलो मदद तक ठीक है, हम देख लेते हैं क्या किसमें है। जो एसडीजी दूसरा है वो है शून्य भुखमरी, तीसरा है उत्तम स्वास्थ्य, चौथा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा,
देख कैसे याद करेंगे, देख पहले के 4 तो हम ऐसे याद कर लेते हैं। सबसे पहले इंसान जो होता है, नॉर्मल इंसान होता है, वो सबसे पहले अपनी गरीबी मिटाने की कोशिश करता है। गरीबी मिटती तो समझ लो भूख भी मिट जाती है, और भूख मिटेगी तो फिर उसके बाद क्या चीज़, जैसे कभी बीमार हो गया तो उसके लिए भी हम देखना पड़ेगा। अब बीमारी भी सही हो जाएगी तो फिर उसके बाद शिक्षा, ठीक है, शिक्षा चौथे नंबर पर है। उसके बाद लैंगिक समानता, फिर स्वच्छ जल और स्वच्छता, फिर सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा और सम्मानजनक कार्य। अब इनको बस याद नहीं करना है, इनका क्रम भी याद करना है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में देखो एसडीजी 6 में क्या है पूछ लेंगे डायरेक्ट, स्वच्छ जल और स्वच्छता। तो ये क्रम याद करके ही मैं आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली एसडीजी के नंबर डाल रखे हैं, नंबर तो कभी चेंज नहीं होंगे 2030 तक, तो आपको याद कर लेनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है, क्वेश्चन ऐसे पूछा तो हमें हमें पढ़ना भी ऐसे पड़ेगा। अब बात करेंगे 9वें में क्या है, उद्योग और बुनियादी ढांचा। 10वें में असमानताओं में कमी। 11वें में टिकाऊ शहर। 12वें में जिम्मेदारी उपभोग। 13वें में जलवायु कार्यवाही। 14वें में पानी के नीचे जीवन। 15वें में भूमि पर जीवन। 16वें में शांति और न्याय, और 17वें में लक्ष्यों के लिए साझेदारी। तो ये हो गया हमारे, ये 17 लक्ष्य आपसे जुड़े हुए हैं, विकास को सामाजिक, ठीक है ओके। तो कुल मिला के आपको ये याद रखने हैं कि कौन से एसडीजी में कौन सी चीज की हमने बात कर रखी है। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। भारत के केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार 2025-26 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना है? तो ये था जीडीपी 3.6%। ये तो पुराना हो गया, चलो ठीक है कोई नहीं। अब हम नए में हम बात करेंगे राजकोषीय घाटे की। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो राजकोषीय घाटा क्या होता है, यहाँ पे जो सूत्र है, सबसे सूत्र से पहले समझते हैं। राजकोषीय घाटा क्या होता है, कुल व्यय यानी कि कुल जितना खर्चा हुआ है उसमें अगर हम राजस्व प्राप्तियां और अन्य प्राप्तियां, यानी कि खर्चे में, कुल मिला के सिंपल सा है, खर्चे में अगर हम प्राप्तियां जोड़ दें, यानी कि खर्चे में कमाई जोड़ दें, खर्चे से कमाई घटा दें, तो राजकोषीय घाटा यहाँ पर निकल जाता है। प्रावधान और वित्त पोषण की बात करें तो एफआरबीएम अधिनियम 2003 के तहत लक्ष्य क्या है, राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3% तक सीमित करना है। वित्त पोषण की बात करें तो बाजार ऋण और विदेशी ऋण और अल्प बचत यहाँ पे वित्त पोषण करता है। अर्थव्यवस्था पर प्रभाव क्या पड़ता है, मुद्रास्फीति, बाजार में मुद्रास्फीति बढ़ने से महंगाई बढ़ती है। क्राउडिंग आउट की बात करें तो निजी कंपनियों के लिए कर्ज यहाँ पे महंगा होता है। ब्याज का बोझ, बजट का बड़ा हिस्सा ब्याज चुकाने में खर्चे हो जाता है। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, जिसमें है एस एस तारापुर समिति 1997 की सिफारिश के परिणामस्वरूप भारत ने क्या हासिल किया? चालू खाता परिवर्तनीय, पूंजी खाता अपरिवर्तनीय। तो एक केवल ये सही है, चालू खाता परिवर्तनीय है। अगला क्वेश्चन है मुद्रा योजना के अंतर्गत कौन सी योजनाएं शामिल है? तो ये है शिशु, किशोर और तरुण। ठीक, बात कर लेंगे मुद्रा योजना की। तो यहाँ पे उद्देश्य क्या है इसका, रोजगार सृजन, वित्तीय समावेशन और अनौपचारिक क्षेत्र को यहाँ पे मुख्य तरह से जोड़ना है। विशेषता क्या है, बिना गारंटी के ऋण यहाँ पे देते हैं। शिशु श्रेणी के लिए कोई भी प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे नहीं है। मुद्रा कार्ड की बात करें तो रुपए के डेबिट कार्ड की तरह जरूरत और हिसाब से पैसे निकालने के लिए सुविधा यहाँ पे दी जाती है। अब पात्रता की बात कर लेंगे तो यहाँ पे पात्रता की देनदारी रेहड़ी पटरी वाले और लघु निर्माण इकाइयां, सेवा क्षेत्र जैसे कि सैलून, कृषि क्षेत्र की डेयरी वेरी, इन सब के लिए दिया जाता है। प्रक्रिया क्या है, बैंक, आरआरबी या एनबीएफसी शाखा के माध्यम से उद्यम मित्र पोर्टल पे यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दस्तावेज क्या क्या चाहिए, पहचान, निवास प्रमाण पत्र, बिजनेस प्रपोजल आवश्यक यहाँ पे है। अब बात करेंगे, यहाँ पे 3 टाइप के थे पहले, लेकिन एक यहाँ पे तरुण प्लस भी यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो ये है, इसके बाद आता है तरुण प्लस। ठीक, इसमें 10 लाख से ऊपर। ओके, तो यहाँ पे हम शुरू में बात करते हैं जो शिशु का है। शिशु के लिए 50,000 रुपये तक का नए व्यवसाय के लिए है। किशोर के लिए है व्यवसाय विस्तार के लिए 50 से 5 लाख रुपए तक, और तरुण के लिए 5 लाख से 10 लाख, और तरुण प्लस के लिए 10 लाख से ऊपर यहाँ पे दिया जाता है ब्याज। अब हम बात करें अगले क्वेश्चन की, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1982 में। 1982 ऑप्शन नंबर है। तो नाबार्ड की हम बात कर लेंगे। इसका जो मुख्य कार्य है, सबसे पहले इसकी स्थापना हुई है 12 जुलाई 1982 को बी शिवरामन समिति की सिफारिश पर। यहाँ पे इसके देखें तो वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राज्य सहकारी बैंक, किसान स्वयं सहायता समूह और ग्रामीण कारीगर इसके अंतर्गत आते हैं। मुख्य काम क्या है इसका, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का पुनर्वित्त, रिफाइनेंसिंग की यहाँ पे सुनिश्चित करना है। विकास कार्य की बात करें तो आरआईडीएफ के माध्यम से ग्रामीण बुनियादी ढांचे जैसे सिंचाई, सड़क, इसका वित्त पोषण करती है। नियामक कौन है इसके, आरआरबीज और सहकारी बैंकों का निरीक्षण और निगरानी करती है। महत्वपूर्ण पहल की बात करें तो किसान क्रेडिट कार्ड, जो कि 1998 में सस्ता ऋण उपलब्ध कराना यहाँ से शुरू हुआ था। और एसएचजी की बात करें तो सेल्फ हेल्प ग्रुप की, तो बैंक लिंकेज, यहाँ पे सूक्ष्म वित्त यानी माइक्रो फाइनेंस का हमें विकास करना है। महत्व क्या है इसका, ग्रामीण ऋण संरचना का एकीकरण, गैर कृषि गतिविधियों का समर्थन, गांवों से पलायन रोकना, इसका मुख्य क्या है, महत्व है। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस समिति ने लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण को अपनाने का सुझाव यहाँ पे दिया था? तो ये दिया था उर्जित पटेल समिति ने। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 की मुख्य थीम क्या थी? तो ये थी जन विश्वास, ऑप्शन नंबर डी। तो ये हम इसका एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये पुराने क्वेश्चन है, यानी कि करंट अफेयर से रिलेटेड है।
भारत के अक्षांशी जिला कार्यक्रम के संदर्भ में विचार करें। इसे 2015 में शुरू किया था और ये 100 जिलों के लिए है। तो यहाँ पे दोनों ही गलत हैं, ना ही एक ना ही दो। इसे 2018 में शुरू किया गया था। बात करते हैं अक्षांशी जिला कार्यक्रम की, तो ये 112 पिछड़े जिलों को देश के औसत विकास स्तर पर लाना, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास इसकी टैगलाइन है। देखो वहां पे क्वेश्चन में दिया था 100 जिले हैं जबकि 112 जिले हैं, और ये दिया था 2015 में जो कि 2018 में शुरू हुई थी। बात कर लेंगे 3C स्तंभ में कार्य करते हैं ये, जो कि पहला है कंजर्वेंस कन्वर्जेंस है, जो भी है अटपटा हो रहा है। तो केंद्र और राज्य की योजनाओं का मिलन यहाँ पे होता है। कोलैबोरेशन की बात करें तो प्रभारी अधिकारी यहाँ पे द्वारा यहाँ पे तालमेल किया जाता है। और तीसरा है कंपटीशन, जो कि नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग द्वारा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा यहाँ पे की जाती है। केपीआई डैशबोर्ड की हम बात करें तो यहाँ पे स्वास्थ्य और पोषण में 30% यहाँ पे प्रसव पूर्व देखभाल, कुपोषण, बुनियादी ढांचे की यहाँ पे बात होती है। शिक्षा की बात करें तो 30% लर्निंग आउटकम, शौचालय और पेयजल यहाँ पे होता है। और बुनियादी ढांचा और की बात करें तो 10% यहाँ पे पक्की सड़कें, बिजली और पेयजल, और 20% यहाँ पे सिंचाई, रॉयल हेल्थ कार्ड और पशु टीकाकरण, और वित्तीय समावेशन और कौशल की बात करें 10% में मुद्रा ऋण, जनधन खाते बाकी होती है। वर्तमान सफलता स्थिति की बात करें तो सफलता के आधार पर जनवरी 2023 में 500 पिछड़े ब्लॉकों के लिए अक्षांशी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू किया गया था। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म उच्च न्यायालय स्थायी बेंच से सही सम्मिलित नहीं है। अब बात करेंगे उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी। मध्य प्रदेश भोपाल जबलपुर में मुख्य पीठ यहाँ पे है। बात करें इसकी अगले क्वेश्चन की, पश्चिमी घाट की चोटियों को उनके ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम पे यहाँ पे व्यवस्थित करना है। तो ठीक है, यहाँ पे ये चार है, इसका देखना है। तो हम बात कर लेंगे इसके पश्चिमी घाट की। ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फोर्थ है। यानी कि पहला कुद्रेमुख है, फिर उसके बाद है पुष्पगिरी, फिर उसके बाद सालहेर और फिर महाबलेश्वर। तो देख लेते हैं पश्चिमी घाट की भौगोलिक और पारिस्थितिक विवरण की बात करें तो भारत का जो पश्चिमी हिस्सा है, पश्चिमी तट है, उसको ही पश्चिमी घाट बोलते हैं, जिसमें थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, दोदा बेट्टा और नायमुनी यहाँ पे मुख्य के हैं, दर्रे वर्रे हैं। तो हम बात कर लेंगे विस्तार की। तो 1600 किलोमीटर लंबी सतत श्रृंखला है, जो कि ताप्ती नदी से शुरू होती है और कन्याकुमारी तक फैली हुई है। 6 राज्यों में विस्तृत है। प्रमुख चोटी की बात करें तो अनामुनी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और दोदा बेट्टा नीलगिरी है। जैव विविधता की बात करें तो 36 हॉट स्पॉट में से एक है, जो 2012 में 39वें स्थान पर यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। नीलगिरी तहर लॉयन टेल्ड मॉकॉक यहाँ की क्या है, मुख्य जीव है। नदियों की बात करें तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, शरावती, पेरियार, ये कर्नाटक में शरावती पर जो प्रपात भी स्थित यहाँ पे है। जलवायु की बात करें तो दक्षिण पश्चिम मानसून को रोककर 250 सेंटीमीटर से वृष्टि यहाँ पे होती है, यानी कि बारिश होती है। पूर्वी ढरण वृष्टि छाया क्षेत्र यहाँ पे कहलाता है। महत्वपूर्ण समिति की बात करें तो माधव गौडगिल 2011 में संपूर्ण घाट घोषित करने का सुझाव यहाँ पे दिया था, ईएसए। और दूसरा है कस्तूरी रंगन, जो कि 2013 में है, केवल 37% क्षेत्र को ईएसए घोषित करने के तहत लाने का सुझाव पे दिया गया था। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो पूर्व से पश्चिम तक की ओर स्थित लोहा इस्पात संयंत्र के निम्नलिखित अनुक्रमों में कौन सा एक सही है। तो यहाँ पे है पूर्व से पश्चिम, यानी कि स्टार्टिंग से यहाँ पे शुरू। तो ये है पहला, यहाँ पे है दुर्गापुर, सबसे पूर्व में दुर्गापुर है। फिर है जमशेदपुर यहाँ पे लिखा तो है, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे शुरुआत में दुर्गापुर, यहाँ पे दुर्गापुर हो गया, यहाँ पे जमशेदपुर, राउरकेला और भिलाई यहाँ पे सबसे पश्चिम में है। तो 1900 क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को सुमेलित करना है। तारापुर क्या आएगा, कुडनकुलम और काकरापार। तो यहाँ पे देख लेंगे ऑप्शन नंबर बी है, 2 4 3 1, ठीक। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, कथन दे रखा है हिमालय में समृद्ध जैव विविधता है, कारण क्या है, यहाँ विविध जलवायु परिस्थितियां, ऊंचाई में भिन्नता है। सही कथन चुनना है। तो ऑप्शन नंबर 2 बी, दोनों ही सही है, ठीक है। जैव विविधता भी ज्यादा होती है हिमालय में, और यहाँ पे ऊंचाई की और परिस्थिति के कारण भिन्नता पाई जाती है। तो दोस्तों ये थे आज के 20 क्वेश्चन उत्तराखंड पीसीएस के प्री के, जिसको हमने डिटेल से समझा है। ना केवल हमने एमसीक्यू करे हैं, बल्कि उनके क्वेश्चन के अंदर जितने भी टॉपिक हमने कवर करने हो सकते थे पॉसिबल, हमने किए हैं। आगे भी ऐसे ही सीरीज इस क्वेश्चन से रिलेटेड, यानी कि पेपर से रिलेटेड एक सीरीज कंटिन्यू रहेगी। तो जुड़ने के लिए अभी सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए हमारे साथ फाइनल रिव्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,